अब इसके पहले हम लोगों ने आनुवंशिकी पढ़ा है ना, मानव आनुवंशिकी पढ़ा टॉपिक नंबर 9.1 और 9.2 में, राइट। तो जनरली जब मानव आनुवंशिकी की बात कर रहे थे तो उसके अंतर्गत जो वंशागति का अध्ययन हम लोगों ने किया तो या तो परिवार के लेवल पर किया या इंडिविजुअल लेवल पर किया, है ना। कोई भी आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रहा है तो 9.1 और 9.2 या तो इंडिविजुअल लेवल पर अध्ययन कर रहा था या परिवार के लेवल पर अध्ययन कर रहा था, राइट। तो उसको हम मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत रखते हैं। उसी से आगे डेवलप करके मानव शास्त्रियों ने डेवलप किया या जो आनुवंशिकी के विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने कहा कि एक ऐसा अध्ययन होना चाहिए कि पार्टिकुलर जो लक्षण है, ट्रेट है, वह लक्षण जनसंख्या के लेवल पर किस तरह से उसकी वंशागति होती है, इसका अध्ययन होना चाहिए। इसलिए जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब कि कोई आनुवंशिक लक्षण एक जनसंख्या के लेवल पर किस तरह से उसकी वंशागति होती है या किस तरह से उसमें वेरिएशन उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं जनसंख्या आनुवंशिकी, राइट। अब एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि इसके अंतर्गत जो मेजर टॉपिक हमारा है उसमें पहला टॉपिक है आनुवंशिक बहुरूपता, राइट। आनुवंशिक बहुरूपता, इसकी अंग्रेजी होती है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके साथ है आपको टॉपिक है चयन, मीन्स प्राकृतिक चयन, राइट, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को हम लोगों ने उद्विकास वाली जो टॉपिक है उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया उससे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का आनुवंशिक बहुरूपता से क्या संबंध है, राइट। तो सबसे पहले जब आप आनुवंशिक बहुरूपता के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें तो देखिए, जब हम लोगों ने टॉपिक नंबर 9.2 पढ़ा, राइट, तो 9.2 में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। देखिए, ध्यान ये रखना है आपको कि एक तो हम लोगों ने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, है ना। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मेंडल के वंशागति के नियम को हम लोगों ने पढ़ा 9.2 के अंतर या 9.1 के अंतर्गत भी, या हमने जब भी आनुवंशिकी शुरू किया था तो आनुवंशिकी का अध्ययन करने से पहले हमने क्या कहा कि पहले हम लोग मेंडल को पढ़ें, राइट, क्योंकि मेंडल ने आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वह सिद्धांत जो है मानव पर भी लागू हो रहा, पशु पर भी लागू हो रहा और प्लांट पर भी लागू हो रहा। लेकिन मेंडल ने जिससे आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो एक तरह से मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहा था। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या था कि सिंगल लक्षण के बारे में बात कर रहा था। एक लक्षण किस तरह से अगली पीढ़ी में वंशागत होता है या उसमें किस प्रकार से वेरिएशन उत्पन्न होता है, इसके बारे में मेंडल ने हम लोग को बताया, राइट। जो कि सिंगल फैक्टर 9.2 में सिंगल फैक्टर लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा भी उसको।
एकल कारक, है ना, यानी एक जीन किस तरह से अगली पीढ़ी में वंशागत होता है, इसको मेंडल ने बताया, राइट। सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं कि एक जीन किस प्रकार से अगले पीढ़ी में वंशागत होता है, राइट। और ये जीनोटाइप के लेवल पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान ये रखना कि जब इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, एकल जीन वंशागति की बात कर रहे हैं, तो ये जीनोटाइप के लेवल पर बात करें। पहले भी हमने बताया है, इसलिए हमने बताया कि जब आप पे आनुवंशिकी पढ़ें तो कुछ मूलभूत टर्म की जानकारी आपको होनी चाहिए, और उस मूलभूत टर्म में जीनोटाइप में मतलब कि जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर, और फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, राइट। और इससे मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस था या मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है, इसके एक्सेप्शन के रूप में हम लोगों ने पॉलीजेनिक की बात किया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, जिसको हम बात करते हैं बहुजीनी वंशागति। देखिए आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या है कि खास करके जो लोग सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं और ये हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, उनमें सबसे बड़ी जो कमियां है कि उनको अगर कोई कह दिया कि इसमें बायोलॉजी पढ़ना है तो इसको लेकर के चलते हैं कि बायोलॉजी है ना, हम नहीं समझ पाएंगे, राइट। जबकि ये मैंने बार बार कहा कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का जो पार्ट है, उस पार्ट से ये ज़्यादा आसान है क्योंकि साइंटिफिक है और हमें इसमें बायोकेमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़ना, राइट। तो बहुजीनी जो वंशागति है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक जीन किसी लक्षण को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उसकी वंशागति, जैसे त्वचा का कलर का वंशागति, चेहरा बहुजीनी लक्षण है, बहुजीनी ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट है, तो इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। जो मेंडल के जो नियम है उसके अपवाद में पढ़ा, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, यहाँ जो आनुवंशिक बहुरूपता है, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, ये पहला चीज ध्यान रखिए कि ये फिनोटाइप के संदर्भ में है, नॉट जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, है ना, अपीयरेंस यानी ट्रेट जो है फिजिकली विजिबल है, हम फिजिकली उसको देख रहे हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन और उसके जेनेटिक कंपोजिशन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ये विजिबल है। तो आनुवंशिक बहुरूपता का मतलब क्या है कि जब कोई मेंडेलियन ट्रेट दो या दो से अधिक के प्रारूप में पाया जाता है और वह जनसंख्या में 1% से अधिक पाया जाता है, तो उसको आनुवंशिक बहुरूपता कहते हैं। यहाँ जीनोटाइप के संदर्भ में नहीं ध्यान देना है, फिनोटाइप के संदर्भ में ध्यान देना है, क्योंकि मेंडल ने जो बातें कही कि जो ट्रेट है, जो लक्षण है और जो फैक्टर है, तो फैक्टर दो ही तरह का है, एक डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो जब उसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में दो ही तरह की बात मेंडल ने किया। एक कहा कि या तो लंबा हो गया या बौना होगा, बीच का कोई मेंडल ने फिजिकल उसके अपीयरेंस की बात नहीं की। लेकिन मानव के संदर्भ में या अलग अलग पशुओं के संदर्भ में भी या पौधों के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, कुछ मामलों में दो से अधिक तरह के फिजिकल अपीयरेंस हमें दिखाई देते हैं, राइट।
इसी फिजिकल अपीयरेंस को जब दो या दो से अधिक तरह के मेंडेलियन लक्षण का प्रारूप फिजिकली दिखाई देता है तो उसको हम आनुवंशिक बहुरूपता कहते हैं। राइट? कैसे आप समझ सकते हैं, आसानी पूर्वक समझना है कि देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना कि 1% से ज़्यादा होना चाहिए जनसंख्या में। 1% से ज़्यादा का मतलब है कि तब तो विजिबल होगा। जैसे मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आँख का रंग है ना, तो आँख का रंग काला भी होता है, ज़्यादातर लोगों का आँख का रंग काला है, भूरा भी है और नीला भी है। 3 तरह के हो गए। अगर भूरा और नीला आँख का जो कलर है, ऐसे लोग जो हैं जनसंख्या में 1% से ज़्यादा हैं विथ ब्लैक वाले, तो ये आनुवंशिक बहुरूपता है। ठीक है। इसी तरह से आप एबीओ रक्त समूह को देखिए। एबीओ रक्त समूह राइट। तो अगर मेंडल कह रहा था कि मेंडल ने तो 2 ही एस्पेक्ट लिया था, बड़ी टी और छोटी टी, है ना। मेंडल ने तो यही एस्पेक्ट लिया ना। तो हमारा ब्लड भी तो इसी तरह से होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव ब्लड का ग्रुप, राइट। लेकिन एबीओ जो रक्त समूह अगर आप देखेंगे तो एबीओ रक्त समूह देखेंगे तो उस एबीओ रक्त समूह में ए है, बी है, एबी है, ओ है ना। तो 4 तरह के हमारे रक्त समूह हैं और ये क्या है, आनुवंशिक बहुरूपता का उदाहरण है। इसी तरह से एचएलए है, हम लोगों ने पढ़ा, एचएलए के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, राइट। और ये पॉलीजेनिक भी है और पॉलीमॉर्फिक भी है और हाईली पॉलीजेनिक है। हमने पढ़ा कि किस तरह से ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित है और कोई भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज हमारे बॉडी में अगर प्रवेश करता है, उसके एजेंट बैक्टीरिया, वायरस, तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करता है और ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो एचएलए मैच करना होता है। ठीक है। चूँकि ये बहुत हाईली पॉलीमॉर्फिक है, हाईली पॉलीजेनिक है, तो ज़्यादातर मिसमैच होता है और इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी का ऑर्गन किसी में लग जाएगा। ठीक है। किसी का ऑर्गन किसी में नहीं लगेगा क्योंकि ये भी 4 प्रकार के इसके ये हैं और इसमें एलील की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। मेंडल ने कहा कि प्रत्येक लक्षण एक कारक के द्वारा निर्धारित होता है जो जुंग वैकल्पिक अवस्था में होता है और जिसमें हाफ एलील मदर से, हाफ एलील फादर से आता है। तो मेंडल ने 2 ही एलील की बात किया था, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव एलील होगा। इसका बहुत ज़्यादा है चारों का। तो इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इतने ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज जो है आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, जैसे आप कोविड में लोगों को दिखाई दिया। कई लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो दिन रात जैसे मजदूरी जो कर रहा है, सब्जी बेच रहा, फल बेच रहा, वो बेचते ही रहा, उसको कोविड नहीं हुआ, या कोविड हुआ भी तो आके टच करके चला गया। तो उसका एचएलए सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया, राइट। और इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ये संभव नहीं है कि किसी का ऑर्गन निकाल कर किसी में आप लगा दीजिए। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है। इसके अलावा आप पे जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन है ना, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी होता है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी है। तो
तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS और HbA एक तो हेटेरोजाइगस स्थिति में ये है और ये होमोजाइगस स्थिति में, राइट। ये भी पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है, राइट। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ध्यान ये रखना कि हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है आनुवंशिक बहुरूपता एवं प्राकृतिक चयन, राइट। आनुवंशिक बहुरूपता एवं प्राकृतिक चयन। और प्राकृतिक चयन जब हम लोग डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा तो उस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रकृति है, जो वेरिएशन है, एडेप्टिव वेरिएशन है, अनुकूली विभिन्नता है, उस अनुकूली विभिन्नता का प्रकृति धनात्मक चयन करती है, पॉजिटिव सिलेक्शन करती है। अनुकूली विभिन्नता का मतलब जो कि जीव के उत्तरजीविता में सहायक है, जो कि जीव के सर्वाइवलिटी को बढ़ाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को बढ़ाता है जीव में, और प्राकृतिक चयन उसको धनात्मक चयन करती है, ठीक है। अब ये जो है, ये जितना उदाहरण और भी उदाहरण है ना, चूँकि हम लोग को लिमिटेड लिखना होता है और आज हम लोग इस टॉपिक को समझ रहे हैं बेसिकली कि आखिर इसमें क्या हमें पढ़ना है और कैसे हम इस टॉपिक को आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली इससे क्या पैदा हो रहा है, इन सबों से विभिन्नता की उत्पत्ति हो रही है। ये विभिन्नता को अभिव्यक्त कर रहा, वेरिएशन को अभिव्यक्त कर रहा, राइट। और अगर जनसंख्या में ज़्यादा वेरिएशन है तो फिर क्या होगा, जनसंख्या में ज़्यादा विभिन्नता है, इसका मतलब है कि प्राकृतिक जो चयन है उसके पास बेहतर विकल्प होगा कि ज़्यादा बेहतर अनुकूली विभिन्नता का धनात्मक चयन करें, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा, और सब में ये काम कर रहा है, ध्यान ही रखिए कि जैसे मैंने HLA की बात की, दुनिया में कई बार क्या हुआ कि ऐसी इन्फेक्शस डिजीज आए कि जनसंख्या में बड़े पैमाने पर डिजास्टर क्रिएट किया, लोगों की मौत हुई। 13वीं 14वीं शताब्दी में जब यूरोप में प्लेग आया, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है इतिहास में, तो यूरोप की 1/3 जनसंख्या मर गई। देखिए अभी हमारे पास क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। 13वीं 14वीं शताब्दी में तो ऐसा नहीं था, तो 1/3 को ही मार पाई ना, 2/3 जनसंख्या तो बच गई। तो 2/3 जनसंख्या जो बची वो किसके कारण बची, HLA के कारण बची। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है कि एक वायरस अगर आ रहा है तो दरअसल वायरस हमें हार्म कैसे पहुंचाता है, तो हमारे DNA के साथ जुड़ जाता है और हमारे DNA के साथ जुड़ करके रेप्लिकेट करना शुरू करता है, तो हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। लेकिन जैसे ही वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो HLA उसको फॉरेन एजेंट के रूप में आइडेंटिफाई कर लेता है, और आइडेंटिफाई करेगा तो उसको सप्रेस करने का भी प्रयास करेगा, और अगर वो सप्रेस नहीं कर सका तो फिर इसकी सूचना जो है वो B सेल को प्रोवाइड करेगा, B सेल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा, जो कि प्लाज्मा सेल का निर्माण करके एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके वो उसको किल कर देगा। तो एक ही वायरस एक व्यक्ति में आया
वो व्यक्ति मर गया, दूसरे व्यक्ति का बॉडी डिफरेंट ढंग से रिएक्ट करके उस वायरस को ही किल कर दिया, उसके बॉडी को वो हार्म नहीं पहुंचा पाया। इम्यूनोलॉजिकल जो मेथड है उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने इस बात को पढ़ा। तो यहाँ पर जो ये विभिन्नता क्रिएट हो रही है राइट, ये विकल्प दे रहा है, और सोसाइटी में जितना विकल्प होगा, जनसंख्या में जितना बेहतर विकल्प होगा, प्राकृतिक चयन उतना ही इसके पास ऑप्शन होगा कि हम बेहतर अनुकूली विभिन्नता का चयन करें। इसका सबसे इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल है ये है सिकल सेल हीमोग्लोबिन राइट। ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन की एक खासियत क्या है कि अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस है ना, जैसे कि HbA HbS में, तो ये मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, ध्यान ही रखता है कि मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास। राइट। अब जब यूरोपियन लोग अफ्रीका में पहुंचे 1920 सेंचुरी में, तो अफ्रीका के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ही मलेरिया का डोमिनेंसी है राइट। और यूरोपियन लोग जा रहा था, मलेरिया से प्रभावित हो रहा था, मर जा रहा था। यहाँ के लोगों को इन लोगों ने जब वॉच किया तो देखा कि इसमें एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन है, हंसियाकार हीमोग्लोबिन है, और इसकी जनसंख्या में ये 35 से 40% स्थिति क्या है, हेटेरोजाइगस स्थिति में है। तो जो व्यक्ति में हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन हेटेरोजाइगस स्थिति में है, उसको मलेरिया का मच्छर काटेगा भी तो कुछ नहीं होगा, वो सरवाइव करेगा। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये इस कंडीशन का पॉजिटिव सिलेक्शन कर रही है राइट। पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये ट्रेट जनसंख्या में आगे की ओर बढ़ रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी जनसंख्या में क्या होगी, निरंतर बढ़ रही है। लेकिन अगर ये कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो इससे हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। हेमोलाइटिक एनीमिया यानी कि जिस व्यक्ति में सिकल सेल हीमोग्लोबिन होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा उसको हेमोलाइटिक एनीमिया होगी और उसके चलते उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कंडीशन धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएगा और ये कंडीशन बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तो जनसंख्या में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इसलिए इस कंडीशन को बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म राइट। कहने का मतलब है कि जनसंख्या में जितनी बेहतर विभिन्नता आपके पास हैं, ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शन है, प्राकृतिक चयन के समक्ष उतना ही बेहतर विकल्प होगा, और प्राकृतिक चयन उसका पॉजिटिव सिलेक्शन करेगी और इसका नेगेटिव सिलेक्शन करेगी। तो इसका पॉजिटिव सिलेक्शन कर रही, तो ये कंडीशन अगली पीढ़ी में रिप्रोडक्शन के माध्यम से वंशागत हो रही है, और फिर ये ट्रेट जनसंख्या में कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करता है, और इस तरह से जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारी जनसंख्या के सर्वाइवल में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है राइट।